नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, सामान्य हिंदी के इस क्रम को हम देख रहे थे और भाषा की प्रकृति ये पहले समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं और उसकी प्रकृति ही नहीं मालूम रहेगी तो फिर कुछ भी मालूम करना बहुत मुश्किल है। ठीक, और भाषा नदी के समान होती है। इसमें जो भूमिका बांधी गई है, भाषा नदी के समान इसलिए होती है क्योंकि नदी को अगर आप ध्यान से देखें तो उसका एक स्रोत होता है, मतलब एक ऐसा ओरिजिन होता है जहाँ से वो निकलती है। ग्लेशियर हो सकता है, कोई सोता हो सकता है, कुछ भी। और उसके बाद अपने रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने साथ बटोरते चलती है, चट्टानों को काटते चलती है और अंत में जाकर किसी बड़ी नदी में या समुद्र में मिल जाती है। तो ये पूरा भाषा का प्रवाह ऐसे ही चलता है। भाषा भी समय रूपी जो रास्ता है उसको तय करती है और रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती हैं, गुण और अवगुण दोनों, उनको अपने अंदर समेटते चलती है। भाषा पर तत्कालीन जो सामयिक असर है वो पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं भाषा के रूप क्या हो सकते हैं। प्रत्येक देश में 3 जो रूप हैं वो उभर कर सामने आते हैं। एक तो बोलियों का स्वरूप है जो हम बोलते हैं, दूसरा परिनिष्ठित भाषा होती है और एक होती है हमारी राष्ट्रभाषा। अब आइए देखते हैं बोलियां क्या होती हैं। तो बोलियां वो हैं कि जिन्हें की जनता इस्तेमाल करती है। बोलियों का मतलब ये है कि बोलना, शाब्दिक अर्थ। ठीक, तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समूहों में करती है उसे बोली कहा जाता है। और भारत में तो रंग बिरंगा देश है, तो 650 से भी ज़्यादा बोलियाँ। यहाँ जो गिनती है वो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा ही बोलियां बोली जाती हैं और ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। अब हिंदी भाषी जो सीमा है उसमें पश्चिम में जैसलमेर अर्थात राजस्थान, उत्तर पश्चिम में अम्बाला पंजाब वाला, उत्तर में शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश, और पूर्व में भागलपुर यानी बिहार का एरिया, और दक्षिण पूर्व में रायपुर यानी मध्य प्रदेश। यहाँ के निवासियों की जो बोलचाल की भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, इतना बड़ा जो बेल्ट है उत्तर भारत का, पूरा एक लंबा चौड़ा, उसमें हिंदी बोली जाती है। अब उसका टोन अलग अलग है, स्वरूप अलग है। पश्चिमी हिंदी कैसी है? पश्चिम में जो बोली जाती है, जैसे उसमें ब्रज भाषा का मिक्सचर होता है, बांगर, खड़ी बोली भी होती है, बुंदेलखंडी होती है, कन्नौजी बोलियां होती हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इन सब जिलों में बोली जाती है। और हरियाणा प्रदेश जो है वहाँ भी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये स्वरूप आते हैं। बिहारी जो हिंदी है ये भी एक स्वरूप बन गया है। तो इसमें भोजपुरी है जो कि पूर्वांचल में, यूपी का जो पूर्वांचल है वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा मगही भाषा होती है, मैथिली होती है, मिथिला क्षेत्र वाली, अंगिया होती है, इस तरह की और भी हैं। ये सब बोलियां हैं। राजस्थानी में तो आप जानते ही हैं, मारवाड़ी में आती है ये सब बातें, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कुछ हल्का हल्का देख लेना है ताकि यहाँ से अगर एक आध प्रश्न बनता है तो आप कर सकें। अच्छा, परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? तो किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है। ये तो जो क्षेत्रवार बोलियाँ होती हैं ना, इनमें बहुत सारी मिलावट होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, हालांकि सुनने में ये काफ़ी रसपूर्ण होती हैं। लेकिन अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो उसमें व्याकरण ठीक ठाक होना चाहिए। तो व्याकरण से जिस हिंदी का या जिस भाषा का परिष्कार किया जाता है उसको कहा जाता है शुद्ध भाषा या परिनिष्ठित भाषा। परिष्कृत भाषा होती है असल में। और आज की खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही थी। मतलब ये जो आज हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं ना, ठीक, ये पहले एक बोली के तौर पे थी। लेकिन आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है, उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं, बहुत सारी बुराइयां भी घुसी हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब यह है कि देश में परिनिष्ठित भाषा का व्यापक रूप से एक बहुसंख्यक जनता के द्वारा अगर व्यवहार किया जाता है तो उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता है। और ये आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। अब हिंदी का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। नामकरण कैसे हुआ? तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सब शब्द जो हैं ये फारसी भाषा के हैं। ये हमारे भारतीय शब्द नहीं है, ये बाहर से आए, फारस यानी पर्सिया वाला जो एरिया है वहाँ से आए। और हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की बात है, 13वीं शताब्दी से ये प्रारंभ होता है। आप समझ रहे हैं ना, ये मध्यकाल है। और फारसी कवि औफी थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया। असल में ये अरबी फारसी जो लोग थे ना, ये बाहर से आए थे, ये हमारी भाषा से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। जो हमारी हिंदी भाषा है, जो कि असल में देवनागरी, देव भाषा संस्कृत से ही निकली हुई है। ठीक है, लिपि वही चलती है देवनागरी, आप जानते हैं। तो ये सिंधु नदी को मतलब स का उच्चारण कायदे से नहीं कर पाते थे, तो उसको ह बोलते थे, स को ह बोलते थे। जैसे आदमी तुतलाता है ना, वैसे ही, ठीक, हकलाता है या तुतलाता है। तो स को ह बोलने की वजह से सिंधु से हिंदू बना, सिंधु के तट पर रहने वाले हिंदू, ठीक, और हिंदू से हिंदी बन गई, ऐसे बना। ठीक, तो ये आपस में जुड़ गया। अच्छा, 16वीं सदी में जायसी ने हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये हिंदवी जो है ये फैशन बन गया
और 17वीं शताब्दी तक जो मुसलमान कवि थे, इन्होंने हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया। 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का आगमन होता है तो हिंदी को हिंदुस्तानी की, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, वो छेड़ना नहीं चाहते। अब कौन मधुमक्खी के झोल में हाथ डाले, ठीक, तो वो जैसा था वैसा ही रहने देते हैं और बल्कि उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी गई, किंतु हिंदी के नाम को ही भारत के जनमानस ने स्वीकार किया। इसमें विरोध नहीं किया कि भाई बाहर से थोपा गया है तो हम इसे नहीं अपनाएंगे। चाहते तो कर सकते थे और वो गलत भी नहीं होता, लेकिन अपना लिया। तो आगे चलते हैं। ये समावेश करना जो है ना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का गुण है। बाहर से कुछ मिलता है तो हम ले लेते हैं, एकदम से उसका विरोध नहीं करते हैं। दक्षिण में क्या है, ये तो उत्तर भारत की बात हो गई, उत्तरी क्षेत्र की बात हो गई। दक्षिण में थोड़ी कट्टरता है, वहाँ जो उनकी संस्कृति है, मतलब जो असली हमारी धरोहर है, उसको बहुत कड़ाई से जकड़ कर रखते हैं, इसीलिए अभी भी संस्कार वहाँ जीवित है। चलिए अब यहाँ देखिए, आपकी व्यापक राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता और जनसंपर्क को दृष्टिगत रखते हुए स्वाधीन भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया, गनीमत है। और यह देश की सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना और सामाजिक संपर्क की भाषा है और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक, तो हिंदी में इतना ज़्यादा संक्रमण हुआ है, जो मूल स्वरूप इसका संस्कृत निष्ठ हिंदी वाला था वो बिगड़ चुका है। आजकल अंग्रेजी मिश्रित, उर्दू मिश्रित, फारसी मिश्रित हिंदी बोली जाती है, जिसमें कि हिंदी असल में बहुत कम होती है और बाकी जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें लिपि लेखन को, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग को। लिपि क्या होती है, तो भाषा को जिस रूप में आप लिखते हैं, मतलब लिखने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे पेन की और कॉपी की बात नहीं हो रही है, जो अक्षर आप बनाते हैं वही असल में लिपि है। ध्वनियाँ जो वाणी से निकल कर आती हैं वो आसमान में समा जाती हैं और स्थायी नहीं होती हैं। स्थायी क्या चीज़ होती है, जो दर्ज होती है, किसी चीज़ पर दर्ज होती है, लिखी हुई होती है। ठीक है, तो लिखने के लिए आपको प्रॉपर एक तरीके की, एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए बनाई गई है वर्णमाला। और वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग करके, उनको आपस में संयोजित करके हम शब्द बनाते हैं और उन्हीं शब्दों के सहारे हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, कहीं पर लिख कर, पेन से या जो भी कलम या जो भी साधन उपलब्ध होते थे पहले के, उससे लिख कर उसे दर्ज करते हैं ताकि वो स्थायी हो जाए। हमारे वेदों के साथ क्या हुआ, ऋग्वेद जो है वो वाणी वाली परंपरा में रह गया, मतलब श्रुतियों पर आधारित रह गया, इसीलिए उसको श्रुति भी कहा जाता है। मतलब गुरु जो है वो वाचन करते थे, निष्णात गुरु होते थे, मूर्धन्य, और वो वाचन करते थे श्लोकों का, उनके शिष्य जो है वो ध्यान से सुनते थे और बड़े मेधावी होते थे तो वो तुरंत ही याद कर लेते थे, फिर अगले, अब जो आगे की पीढ़ी होती थी उसको सिखाते थे। तो ऐसे ही वो गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ जबानी चलते गए। उसका साक्ष्य हम बहुत बाद वाला पाते हैं, जब उसका आधा हिस्सा लुप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, यहाँ आप देखें कि यदि वे हमसे इतना निकट रहते हैं कि हमारी वाणी से निकली हुई ध्वनियों को सहजता से सुन लेते हैं तो वो हमारे विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे बहुत दूर है तो हमारी ध्वनियों को नहीं सुन सकते। हालांकि अब टेलीफोन का ज़माना है तो सुन सकते हैं, बाकी ध्वनियों को लिखित रूप में आप संप्रेषित कर सकते हैं। यहाँ वही कहा गया है कि इस तरह से अपने विचार विनिमय में स्थायित्व प्रदान करने के लिए, दूरस्थ लोगों को लाभान्वित करने के लिए इन ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना दिए गए। ये जो अक्षर आप देखते हैं असल में क्या है, चिन्ह है। और इन्हीं ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य हजारों और लाखों मील दूर रहने वाले लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा सकता है और उनके विचारों को भी जान सकता है। ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है और दूसरे शब्दों में ये वर्ण कहे जाते हैं, अक्षर कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ध्वनि जो है वो भाषा का मूल आधार है। और यहाँ आप देखें, जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है, मतलब बहुत सारे जो ध्वनियाँ हैं उनको आपस में मिलाकर कैसे एक शब्द बनता है वो बताया गया है। तो कलम शब्द आप देखते हैं ना, कलम माने पेन। ठीक, अब इसमें क्या है, इसको आप अलग अलग कर दीजिए तो ये कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, ये क अ ल, उसके बाद फिर अ है, अ का उच्चारण, फिर म है, म के नीचे ऐसे हलंत है। हल स्वर का मतलब क्या, म असल में यहाँ पर पूर्ण उच्चारण के साथ नहीं है, उसके बाद उसे पूर्ण स्वरूप देने के लिए साथ में अ है। अगर ये अ नहीं रहता ना तो ये म आधा रह जाता, तब यहाँ हमें हलंत लगाना पड़ता, लेकिन ये अ है तो इसे पूर्ण स्वर का रूप दे रहा है। तो कुल मिलाकर कलम। ऐसे ही जहाज को आप बांट सकते हैं, ज अ ह फिर आ फिर ज फिर अ, ऐसे बंटवारा करना। सीता, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि इस शब्द का सही विभाजन कौन सा है। नीचे कुछ 4 विकल्प ऐसे ही फैला कर दिए रहेंगे, उसमें से आपको चुनना रहेगा। अच्छा, देवनागरी लिपि क्या है, तो भिन्न देशों की भाषा और लिपि अलग अलग होती है। कभी कभी एक ही देश में अनेक भाषा और अनेक लिपियाँ आती। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, मतलब भारत एक बहुत बड़ा देश है, और इसमें बंगला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं है जो प्रमुख है उनका नाम लिया गया। और हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है, कागज पर दर्ज। इसकी लिपि देवनागरी है और हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है वो जिस लिपि में लिखी जाती है वो असल में देवनागरी है। तो लिपि देवनागरी है, इसका मतलब आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब आइए मात्रा के प्रयोग पर। तो मात्रा के प्रयोग का मतलब यह है कि व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के निमित्त उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं। स्वर और व्यंजन आप जानते हैं, ठीक है। तो स्वर जो होते हैं वो सहारा देते हैं, ध्वनि को एक पूर्णता प्रदान करते हैं। बाकी काम तो व्यंजनों का ही होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप मकान बनाते हैं तो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ईंट से ही मकान बनता है आमतौर पे जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें, बाकी पत्थर और लकड़ी से भी बनता है।
लेकिन ईंट को अगर आप एज ए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपस में जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कोई गारा या कंक्रीट यूज़ होगा। तो वो जो गारा या कंक्रीट है वो असल में क्या है, स्वर है। ठीक, अगर वर्णमाला में देखा जाए तो वो स्वर होते हैं जो कि आपस में जो व्यंजन है उनको जोड़कर एक कंप्लीट अर्थ, उनका एक कंप्लीट ध्वनि वहाँ से निकालते हैं और वो एक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। मात्राओं का सहयोग, जैसे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं र में मिलने पर उनका आकार कुछ अनोखा ही हो जाता है, मतलब ऊ गायब हो जाता है, लेकिन ऊ कहाँ पे जाके लटक जाता है। र को हम अकेला नहीं छोड़ते, ये देखिए, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। अगर आपको रुपया लिखना है तो आप ऐसा वाला बनाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा घुमा देंगे पीछे की ओर। और अगर आपको रूपा लिखना है, रूपा माने रूपा चांदी को कहा जाता है, ठीक है, तो रूपा लिखना है तो इसमें आप बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे, आगे की ओर फैली हुई। ठीक, तो ये दोनों, मतलब ये छोटे ऊ की मात्रा और ये बड़े ऊ की मात्रा। ऐसे ही और भी है, यहाँ कुछ उदाहरण इसलिए दिए गए हैं ताकि आप समझें। तो द और ह में अगर री की मात्रा लगानी है तो ये द्रि और री हो जाता है, और ये री गायब हो जाता है, नीचे लटक जाता है, जैसे द में ऐसे दृघ, ठीक, और ह में ऐसे यहाँ पे लटकेगा। अब यहाँ कहाँ लटकाएंगे, नीचे तो लटका नहीं सकते, तो ये जो बीच की नाक है ना ह की, उसी में फंसा देते हैं री की मात्रा, जैसे वो हुक होता है उस तरीके का यहाँ दिखाई देता है। ठीक, तो ये हृदय, या और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ संख्या बताई गई है ना हिंदी वर्णमाला में स्वरों की, तो स्वरों की संख्या है 11, ये फैक्ट है। और प्रत्येक स्वर की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। ये जब आप मोबाइल में अपने कीपैड देखते होंगे या लैपटॉप में भी, तो जो हिंदी का वर्णमाला वाला कीपैड होता है उसमें आपको ये दिखाई देगा, कीबोर्ड की जो सेटिंग होती है ना, इसमें इस तरह का डिज़ाइन दिखाई देता है। तो ये क्या है, असल में स्वर की मात्रा है, जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। ठीक है, वो 12 खड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही देख लीजिए। कुल मिलाकर स्वर जो है वो 11 है। अच्छा, अब व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं, यानी जो खड़ा डंडा होता है उसके साथ लिखे जाते हैं, और दूसरे जो है वो बिना खड़ी पाई के लिखे जाते हैं, जैसे कि अंग, छ, ट, ड, ढ, द, र, ये सब बिना खड़ी पाई के लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी खड़ी पाई दिख रही है? यहाँ बात पूर्ण विराम की नहीं हो रही है, इस डंडे की हो रही है। तो आप अगर ड लिखना चाहते हैं तो इसमें कहीं आपको इस खड़ी पाई की ज़रूरत है। वैसे ही छ है, ठीक है, ट है। अब ये मत कहिएगा कि ये वाला जो है ये खड़ी पाई है। हम पूरी खड़ी पाई की बात करें तो इसमें कहीं भी नहीं है। इसी तरीके से ढ और र भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं। तो बिना खड़ी पाई के साथ लिखे जाने वाले चंद ही हैं, मतलब थोड़े से ही हैं, जैसे कि अंग है, छ है, ट है, ड है, और ढ, द, र, ये सब बस। बाकी जो है ना वो जितने भी व्यंजन हैं वो सभी पाई के साथ लिखे जाते हैं। और हिंदी में सभी वर्णों के सिरे पर एक आड़ी रेखा रहती है जो कि ऊपर से इसे टोपी पहना देती है, और झ, ध और भ में बीच से बटी रहती है। आप लिखते हैं ना, जैसे झ लिखते हैं और ध लिखते हैं, कुल मिलाकर ऐसे लिखते हैं आप। भ लिखते हैं तो उसमें भी आप पूरा नहीं लगा देते हैं, आप क्या करते हैं, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, बीच से वो टोपी बटी रहती है, तो बीच से इसे तोड़ दिया जाता है। और किसी शब्द में र के साथ अगर हलंत है तो उसके पीछे अगर कोई भी व्यंजन है तो र व्यंजन जो है उसके ऊपर रेफ लगा दिया जाता है। रेफ का मतलब वही उड़ंतु र, ठीक, जिसे हम उड़ंतु र कहते हैं। ये ऊपर उड़ता रहता है, लहराता रहता है। तो कर्म, धर्म, मर्म, इस तरह का। व्यंजन से संयुक्त रकार वर्ण के नीचे, मतलब र के उच्चारण वाले वर्ण के नीचे, इस रूप में उसे लिखा जाता है। नीचे से आप इसे लगा देंगे, नीचे से जाकर उस व्यंजन को खोदने लगता है। ये समुद्री र कहा जाता है और इसको यहाँ रकार के तौर पे लिया गया है। हकार है, मतलब ह से उच्चारण है, तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे आवाहन है। तो कैसे लिखा इसको, लिखने का तरीका इसे साफ कर लेते हैं। देखिए, ऐसे लिखा और यहाँ पे व लगाया, ठीक, और उसके बाद आ की मात्रा। अब ये आ की मात्रा किस पर है, ये व पर आ की मात्रा है, ह पे नहीं। वैसे ही आप देखें यहाँ आह्लाद है, आह्लाद नहीं लिखते हैं, आह्लाद लिखते हैं। चिन्ह होता है तो चिन्ह कैसे लिखते हैं, ह जो है इसमें उसके साथ न रहेगा, ह आधा रहेगा और न पूरा रहेगा। ब्रह्म में भी वही बात है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे वर्तनी दोष को दूर करना सीख रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि ब और र तथा य और ज के साथ लिखने और उच्चारण करने में उनके शुद्ध रूप का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। और हिंदी में प्रायः लोग लापरवाही से ब की जगह पे व, हालांकि इतनी भयंकर भूल नहीं करनी चाहिए, ब के स्थान पे व लिख देते हैं और व के स्थान पे ब लिख देते हैं, य की जगह पे ज लिख देते हैं। ठीक, मतलब होना चाहिए यमुना और आप क्या लिख रहे हैं, जमुना। हालांकि बांग्लादेश में जमुना भी बोला जाता है, लेकिन वो ये वाली यमुना तो है नहीं। यमुना का नाम मतलब यम और यमुना भाई बहन थे, सूर्य के पुत्र और पुत्रियां थे। तो यहाँ जो यमुना है इसमें य का उच्चारण होना चाहिए था, तो आपने क्या किया, ज लगा दिया, इस तरीके का। इसके बाद आप देखें वर्ण के बारे में, तो वर्ण को ही हम दूसरे शब्द में कहते हैं अक्षर। अक्षर यानी जिसका कि क्षरण न हो, जो कि नाशवान न हो। और वर्ण जो है वो अखंड होते हैं, मूल ध्वनि इनसे निकलती है। और किसी शब्द का वह खंड कहे जा सकते हैं, मतलब किसी शब्द को आप बहुत सारे वर्णों में तोड़ सकते हैं।
लेकिन उस वर्ण को आप खंड खंड नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसका विभाजन नहीं कर सकते। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है और मुंह का जो अलग अलग हिस्सा है वो इसको उच्चारित करने में इस्तेमाल होता है। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें कितने वर्ण हैं? 52 है टोटल, संख्या आपको पता होनी चाहिए। और हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। वर्णमाला के 52 वर्ण इसी प्रकार हैं, जैसे कि आप देखें तो ये वही फिर अ से लेकर ज्ञ तक पूरा दिया हुआ है, मतलब आपको क ख ग घ पढ़ना है तो अ आ इ ई उ ऊ, और उसके बाद री है ए ऐ ओ औ। अच्छा आपको पता है ये री जो है ना, जैसे आप देख रहे हैं ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए और ए, फिर ओ और ओ और आ, मतलब एक दीर्घ उच्चारण हो रहा है। वैसे री के साथ भी एक जमाने में हुआ करता था। ये री दो प्रकार से लिखी जाती थी। ये वाली जो री थी ऐसे, ये छोटी री है, और बड़ी वाली कैसे लिखी जाती थी? कुछ इस प्रकार से, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हो गया। बड़ी वाली री को कैसे लिखते थे? कुछ ऐसे, नीचे एक ठे और लटका देते थे, ठीक, ये बड़ी री होती थी। लेकिन अभी जब संशोधन हुआ है हिंदी व्याकरण की वर्णमाला में, मतलब समय समय पर परिष्कार किया जाता है, तो ये सोचा गया कि अनावश्यक ही है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो होता नहीं है, तो एक ही से काम चला लिया जाएगा। उसको अपनी बुद्धिमानी से जहाँ जैसा दबाव दे के उच्चारण करना होगा तो वहाँ दीर्घ उच्चारण कर लेंगे, उसमें क्या है। तो अभी फिलहाल इसको हटा दिया है, सिर्फ एक ही री है, नहीं तो ये भी इसके साथ अटैच रहता। बाकी तो आप जानते ही हैं, क ख ग घ अंग च छ ज ज इया, इसको पहचानते हैं ना, ये चिमनी जैसा इया है, ठीक। और इसके बाद ट ठ ड ढ अड़, ये गणित वाला अड़ा है, और त थ द ध न। अब इसमें वर्ग कैसे बनता है? तो क से शुरू होने वाली जो ये पंक्ति है इसको क वर्ग कहा जाता है, मतलब क की फैमिली के ये सारे मेंबर हैं। वैसे ही च वर्ग में इतने सारे मेंबर हैं, ट वर्ग जो है वो इसमें इतने सारे मेंबर हैं, त वर्ग जो कहा जाता है, मतलब वर्णमाला में त वर्ग ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो त वर्ग जो है उसमें त से लेकर न तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सब हैं, और अंत में प वर्ग है तो प वर्ग में पूरा म तक आता है। बाकी य र ल व स ख स ह छत्र ज्ञ। अब यहाँ एक जो श है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? तालव्य श कहते हैं, और ये वाला जो है इसको मूर्धन्य श कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसमें ये वाला क्ष है, इसमें क का हल्का सा उच्चारण होता है, त्राण वाला त्र है, और साथ में ज्ञ है। ज्ञ को भी बनाने के लिए कुछ इसमें से आपको वर्णों का संयोग करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपका श्र है, मतलब ये है कि ये संयोजन से बने हैं, ये मूल स्वरूप में नहीं है। अनुस्वार या चंद्रबिंदु को भी देख लीजिए, तो अनुस्वार जो है वो एक बिंदी होती है किसी भी अक्षर के ऊपर। जैसे संकल्प आपको लिखना है तो आप ऊपर ऐसे लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, मतलब ये बिंदी होती है, ठीक। और अगर यहाँ पे हल्का उच्चारण हो रहा है, नाक का प्रयोग कम हो रहा है और सिर्फ मुंह के और हल्के से नाक के इस्तेमाल से काम बन जा रहा है, तो चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों ही हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी हैं। विसर्ग तो आप जानते ही हैं, दूठे बिंदी आगे लगी रहती है। ठीक है, अंग जो है वो अनुस्वार को दर्शा रहा है, और अह जो है वो विसर्ग को दर्शा रहा है। इसके बाद द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? इसमें दोहरा गुण होता है, नीचे बिंदी लगी रहती है, जैसे अड़। अब आपको पेड़ लिखना है, जड़ लिखना है, तो ड लिखने से तो काम चलेगा नहीं, ड के नीचे आपको एक बिंदी लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा पेड़, ठीक, अड़ा। वैसे ही ढ। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति है। आप जानते हैं सब उन्नति को मूल, मतलब अपनी भाषा की उन्नति अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपकी समग्र उन्नति होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आप अपनी भाषा को ही मजबूत नहीं किए, आपकी भाषा ही डैमेज है, उसमें विदेशी भाषाओं की एक गंभीर मिलावट है, तो कहीं से भी आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आजकल जो चलन है ना, उसमें ना तो लोग सीधी हिंदी बोल पा रहे हैं, ना सीधी अंग्रेजी ही बोल पा रहे हैं। अगर बोले तो एक ठीक से अंग्रेजी बोले, वो भी नहीं बोलते हैं। टांग तोड़कर एक इंग्लिश ईजाद करके रखी हुई है और उसी को बोलते हैं। अच्छा, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई जो है वो ध्वनि है, और हिंदी बड़ी ही वैज्ञानिक भाषा है। इसमें मुंह के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करके विभिन्न स्वरों का उच्चारण या विभिन्न जो वर्ण हैं या फिर शब्द हैं उनका उच्चारण किया जाता है। और अगर आपको पता है कि किस हिस्से का इस्तेमाल करके कौन सा शब्द या कौन सा वर्ण बोलना है, तो आप कभी भी ना तो लिखने में गड़बड़ करेंगे और ना ही बोलने में। ये मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप उच्चारण सही कर रहे हैं किसी भी शब्द का या किसी भी वर्ण का, तो आप लिखेंगे कभी भी गलत नहीं, ठीक। लेकिन अगर आप उच्चारण ही गलत कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर गलत लिखेंगे। चलिए, यहाँ कुछ वर्ण भेद दिया हुआ है, तो वर्ण भेद में स्वर और व्यंजन करके दिया है। स्वर में उपभेद, जैसे कि ह्रस्व होता है, एक मात्रिक होता है, दीर्घ होता है जो कि द्विमात्रिक है, और प्लुत होता है जो कि त्रिमात्रिक है। व्यंजन जो है वो तीन तरह के हैं, एक तो स्पर्श व्यंजन होता है, और एक अंतस्थ होता है, और फिर ऊष्म होता है। स्वर क्या है? परिभाषा के तौर पे आप जानते ही हैं कि उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब व्यंजन जो है वो थोड़ा सा आश्रित होते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं ना वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मौलिक होते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूर्व में जो स्वरों की संख्या थी, ये देखिए आपको अभी बताया था ना री वाली मात्रा का, तो वो इसमें आ गया, और इसके अलावा लू और री भी था, ये भी साथ में चल रहा था। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 14 थी। अब इसमें से जो ह्रस्व स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? तो अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, छोटी री है और री है, ठीक है, री।
और जो बड़े वाले हैं उसमें मतलब जो दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, जिन्हें थोड़ा दबाव दे के जोर लगा के बोला जाता है, तो आ है, ई है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, री है। अब यहाँ पे री नहीं बोल रहे हैं बल्कि री बोल रहे हैं, और री बोल रहे हैं, यहाँ भी दबा के उच्चारण कर रहे हैं। ए ओ औ ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। और इनके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का दूना समय लगता है। जब आप प्रेशर देके बोलेंगे ना, थोड़ा वहाँ दबाव देके जोर देके, तो आपको समय लगेगा, वही बात है। तो एक मात्रा का समय उतना कहलाता है जितना कि अ बोलने में लगता है, ठीक है। तो आ ई उ री मतलब बड़ी वाली री ए ओ औ ये दीर्घ स्वर है, और दूना समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। ये जो द्विमात्रिक शब्द है ना, या माफ कीजिए, जो द्विमात्रिक वर्ण है अर्थात स्वर हैं, तो द्विमात्रिक कहने का मतलब क्या, दुगना समय आपको लगता है। एक वर्ण का उच्चारण, एक सामान्य जो ह्रस्व वर्ण है उसका उच्चारण करने में आपको जितना समय लगा उसका डबल टाइम लगना चाहिए। अगर आप आधे सेकंड में एक का उच्चारण कर रहे हैं तो 1 सेकंड आपको इस दूसरे वाले मतलब द्विमात्रिक जो है उसका उच्चारण करने में लगना चाहिए। नोट क्या है यहाँ पे देख लीजिए, री का जो दीर्घ था और री मतलब दोनों, एक छोटा है एक बड़ा है, ह्रस्व और दीर्घ, इनका प्रयोग अब नहीं होता है, हटा दिया गया, आपको बताया था पीछे। तो अब मिलाकर कुल जो जोड़ बटोर कर स्वरों की संख्या है वो टोटल 11 है। एक मात्रिक द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और प्रकार होता है जिसको कि प्लुत कहा जाता है। अब ये प्लुत क्या है, इसमें त्रिमात्रिक है, मतलब 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय कैसे लगेगा भाई, आप बहुत डबल आवाज में चिल्ला रहे हैं, या बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, या किसी को दूर कोई व्यक्ति है उसको आप जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे सुनो, तो इस तरह की जो आवाज़ है इसमें क्या है, एक आप व्यवहार में इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। सुनो शब्द आप बोल रहे हैं तो जितना समय लग रहा है, और सुनो बोल रहे हैं जोर से आवाज़ लगा रहे हैं ताकि वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए, तो उसमें तिगुना समय लगेगा। तो इस तरह का तिगुना समय लग रहा है, ये त्रिमात्रिक है और इन्हीं को कहा जाता है प्लुत, ठीक। जैसे कि बाप रे मोहना सुनो, ऐसे बुलाने का, गाँव में लोग ऐसे ही बुलाते हैं, रे रमुआ, ठीक। तो ये जो है ना ये त्रिमात्रिक है। यहाँ आपको थोड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन चूंकि ये हिंदी जो है ये वैज्ञानिक भाषा है, अगर आप बोलकर इसे नहीं समझेंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो बोलकर एक बार अपने मुंह से भी उच्चारण करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए स्वरों का इसमें वर्गीकरण जानना आवश्यक है। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे, पीछे आपसे कहा ना कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो साइंस में जैसे नाप साध के और प्रमाण के साथ काम होता है, जब तक हमें सबूत नहीं मिलता तब तक हम भरोसा नहीं करते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी है। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे इन्हें बांट दिया गया है, जो स्वर हैं उनको बांट दिया गया है। तो कौन कौन से हैं, एक तो विवृत है। विवृत का मतलब क्या, इसमें आ को आपने डाल दिया। अर्ध विवृत है यानी ए और ओ है। अर्ध संवृत है जिसमें कि आप ए और ओ को डालते हैं, ध्यान से देखिएगा इसे। और जो समृद्ध होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, छोटा ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। ये तो हमने जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे देखा। और जिह्वा का जो उत्थापित भाग है उसके आधार पे एक तो अग्रस्वर होता है, आगे की जो जीभ का हिस्सा होता है उससे उच्चारित होता है, जैसे ई है या बड़ी ई है, ए इस तरह का, मतलब ए। और केंद्रीय या मध्य स्वर होता है। जीभ में भी आप 3 पार्ट करके देख सकते हैं, एक अग्रभाग होता है, उसकी नोक होती है, एक बीच का हिस्सा होता है और एक पीछे का पार्ट होता है। तो जो केंद्रीय भाग है, बीच का हिस्सा है, जिसके ठीक ऊपर तालू में मूर्धा पाई जाती है, यानी कटोरी नुमा खाली स्थान, तो वहाँ से उच्चारण होता है अ का। और आप देखें पश्च स्वर, जीभ का जो पीछे का हिस्सा है, तो हम लोग आ बोलते हैं। अब आ आप बोल रहे हैं तो जो गले के पास आपकी जबान का हिस्सा है वहाँ से आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, वहाँ से ध्वनि मतलब जो हवा है उसका प्रवाह हो रहा है। इसके बाद ऊ है मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ औ है। अच्छा, अब होठों की स्थिति के आधार पे क्या है, तो एक तो प्रसृत का मतलब होता है सहज, या इसी को कहते हैं अवर्तुल। वर्तुल मतलब चक्करदार, घुमावदार, ठीक है, फिरकी की तरह से। तो अवर्तुल यानी उसमें कोई घुमाव नहीं है, जैसे कि छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, इस तरह के। वर्तुल में क्या होते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ औ, और अर्धवर्तुल में आ आता है। जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पे जीभ से जब आप उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप उसकी मांसपेशियों को अपने शब्दों के हिसाब से, अपनी जो उच्चारण शैली है उसके हिसाब से ट्विस्ट करते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, ठीक है। तो जिह्वा की जो पेशियां होती हैं उनके तनाव के आधार पे अगर विभाजन करें तो एक तो शिथिल उच्चारण होता है, जैसे अ है, ई है, ऊ है, मतलब जीभ को आपको मोड़ना नहीं पड़ रहा है, आराम से उच्चारण हो जा रहा है। लेकिन कठोर उच्चारण अब आ बोलना है तो उसके लिए जीभ को हल्का सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा। ई बोलनी है तो उसके लिए, ऊ बोलना है तो उसके लिए। अच्छा, मात्रा के आधार पे तो 2 ही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा होती है, जैसे कि अ, ई, ऊ, ए, ओ। और दीर्घ स्वर जो होते हैं उसमें आप जानते ही हैं, बड़ी वाली हैं जिसमें कि दुगना उच्चारण करने में समय लगता है। स्थान के आधार पे एक तो कंठ होते हैं और जैसे है, मतलब कुल मिलाकर ये कि जो गले वाला हिस्सा है आपका, कंठ है, वहाँ से इनका उच्चारण होता है। कुछ तालव्य होते हैं, ये स्वरों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो जो तालव्य है उसमें छोटी ई और बड़ी ई है। मूर्धन्य जो है उसमें मूर्धा का प्रयोग करते हैं। मूर्धा माने जो तालू का बीच का हिस्सा है, ऊपरी तालु जो है उसका बीच का जो हिस्सा है, जहाँ खाली कटोरी नुमा जगह है,
ठीक, तो वो मूर्धा कहलाती है। तो वहाँ से आप सहयोग लेकर उच्चारण करते हैं। ओष्ठ जो है होठों की सहायता, मतलब होठों के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता है, तो इसमें छोटा हुआ और बड़ा हुआ आते हैं। अनुनासिक जो है जैसे कि अंग, और कंठ और तालव्य जो है उसमें ए और ए आते हैं, और कंठ ओष्ठ जो है उसमें ओ और औ आते हैं। अब आइए व्यंजनों को देख लेते हैं। तो जिन वर्गों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और वर्णमाला के स्वरों को निकाल देने पर, मतलब जो स्वर थे उनको हम अलग कर दें, तो शेष वर्ण जो है वो क ख जैसे कि पूरा आप ज्ञ तक चले जाएं, उसमें कुछ सहयोगी भी हैं कुछ मूल भी हैं, तो वो सब व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन अ से मिलकर पूर्णतया उच्चारित होता है। अ को अगर निकाल दें तो इसके साथ हलंत लग जाता है, मतलब इसके साथ हल स्वर लग जाता है, यानी ये आधा हो जाता है। ठीक, जैसे क का उच्चारण आप कर रहे हैं तो क को जरा दबाव दे के बोलिएगा, तो आपको लगेगा ना कि उसमें अ का उच्चारण अंत में हो रहा है, क अ का उच्चारण अंत में हो रहा है ना। वैसे ही ख है, ग है, घ है, मतलब क जो अ है इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक स्वर अ इसके साथ जुड़ा है। अगर आप इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ऐसे हलंत लगाना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर देखें कि क से लेकर म तक व्यंजन वर्ण जो है वो कुल 5 वर्गों में बटे हुए हैं। तो आपको बताया था ना कि इसमें जो पहला मेंबर होता है उसी के नाम पे पूरे खानदान का नाम होता है। तो क वर्ग में क का पूरा परिवार है जो कि क से लेकर अंग्या तक चल रहा है। ये अड़ा नहीं है भाई, ये अंग्या है, यहाँ पे बिंदी रहेगी। ठीक, और मतलब क ख ग घ और अंग्या, अंग्या लिखने का तरीका ये वाला नहीं, ये तो अड़ हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अच्छा, ये क्या है, ये क वर्ग कहलाता है। ये 5 सदस्य जो हैं ये क वर्ग के मेंबर कहलाते हैं। वैसे ही च छ ज झ इया, जैसे मेहता परिवार होता है, शुक्ला परिवार होता है, मौर्य परिवार होता है, यादव परिवार, मतलब अपने जो टाइटल है उसके आधार पर पूरी फैमिली को हम लोग एक साथ ग्रुप में बांट देते हैं। हालांकि ये जाति सूचक है, लेकिन फिर भी ये पहचान का एक तरीका होता है। आजकल शादी विवाह में ये रिवाज हो गया, गाड़ी के ऊपर शुक्ला परिवार, ये मौर्य परिवार, इस तरीके से लोग लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। तो ये ऐसे ही पहचानने का तरीका इन वर्णों को भी होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ट ठ ड ढ अड़। ठीक, अब ये क्या है, ट वर्ग के बच्चे हैं। वैसे ही त वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो त से लेकर न तक, और प वाले में आप देख ही रहे हैं म तक आता है। मतलब आपको क ख ग घ तो पता ही है, अब उसमें सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा किस वर्ग का है। पहचानना बहुत आसान है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि य र ल व ये अंतस्थ हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि अंतस्थ वाले जो व्यंजन हैं उनकी कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है। अब 3 रहेंगे, एक नहीं रहेगा, वो आपको पकड़ना रहेगा। वैसे ही जो तालव्य श है, मूर्धन्य श है, समोसा वाला सामान्य स है, और ह ये सब क्या है, ऊष्म है, गर्म है। और क्ष त्र ज्ञ और श्र ये क्या है, बाकी व्यंजनों के सहयोग से बने हुए हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में मिश्रण होता है। और ये 4 जो संयुक्त व्यंजन हैं ये वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे कि क और मूर्धन्य श, क को आप हलंत में लिखिए और मूर्धन्य श जो है उसको हलंत में लिखिए, और दोनों को मिला दीजिए तो बनेगा क्ष। इसमें क का और मूर्धन्य श वाला हल्का सा उच्चारण आता है। वैसे ही त और र को हलंत, मतलब हल उच्चारण इनका आपस में मिलाइए तो त्र बन जाएगा। ज और इया को आपस में मिला दीजिए तो ज्ञ बन जाएगा। और श और र को, मतलब तालव्य श और र को मिला दीजिए हलंत वाले, तो साथ में मिलाने पर ये श्र बन जाएगा। और इनके लिए अलग ही लिपि चिन्ह बने हुए हैं। जैसे कि उच्चारण की सुविधा के लिए ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर 2 और वर्ण बना लिए जाते हैं, मतलब अड़ और ढ, जैसे कि सड़ना, पढ़ना, इस तरीके के जो शब्द हैं वो इन्हीं के सहयोग से बनते हैं। तो कुल मिलाकर जो मूल अवस्था है उसमें हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। टोटल कितने हैं, 52। और इनके अलावा जो अनुस्वार और चंद्रबिंदु और विसर्ग वाले व्यंजन हैं उसको भी इसमें रखा गया है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, तो ये साथ में चलते हैं। अच्छा, हिंदी के व्यंजनों का अगर हम वर्गीकरण देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, जैसे कि स्वर यंत्रमुखी यानी काकल्य जो है उसमें ह को हम डालते हैं। कंठ जो व्यंजन होते हैं जिनका कि आप कंठ के सहारे उच्चारण करते हैं उसमें क ख ग घ अंग्या आता है। उसके बाद तालव्य जो है उसमें च छ ज झ इया और य और श, ये सब क्या है, तालु की सहायता से उच्चारित होते हैं। मूर्धन्य में कौन कौन सा है, तो मूर्धन्य श आता है, उसके अलावा ट ठ ड ढ अड़ और ये वाला अड़ भी आता है, मतलब गणित वाला। इसके बाद वत्सर्य। ठीक, वत्सर्य व्यंजन में न, ल, र, स इस तरह के आते हैं। दंत जो है जो कि दांतों के सहयोग के बिना नहीं उच्चारित किए जा सकते, मतलब कोई पोपला आदमी इनको ढंग से नहीं बोल पाएगा जो सामने के दांत खो चुका हो। तो त थ द ध ये आप देख रहे हैं, जब आप बोलेंगे ना तो आपकी जीभ वहाँ दांत पे जाके टकराएगी, इसको महसूस कीजिएगा तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ओष्ठ जो है ये होठों के बिना नहीं हो सकते। अगर आपके दोनों होठ कोई पकड़ ले और आपसे कहे कि आप फूफा बोलिए, क्या आप बोल पाएंगे, नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये ऐसे व्यंजन हैं जिनका कि आप होठ का इस्तेमाल किए बिना उच्चारण नहीं कर सकते हैं। वैसे ही दंत्योष्ठ, अब इसमें दांत और होठ दोनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि व है, फ है,
अगर होठ को आप एक कायदे से घुमाव देकर नहीं इसको बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, साथ में दांत का सपोर्ट चाहिए। और दव्योष्ठ जो है, जब होठ दबाकर बोलना है तो उसमें प फ ब मतलब होठ को थोड़ा सा पीछे की ओर प्रेस करना होता है। अच्छा, वत्सर जो है उनको देख लीजिए। तो इस तरह के जो है इनका उच्चारण मसूड़े और जीभ का जो आगे का हिस्सा है उसकी सहायता से होता है। मसूड़े का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें ल स र आप देखिएगा आपकी जीभ जो है ना वो आपके दांत नहीं बल्कि आपके मसूड़े पर जाकर लग रही है। अगर आप सही उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जीभ जो है वो आपके मसूड़ों से टकराएगी। अब उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर देखें तो स्पर्श वाले में जो है, स्पर्श की कैटेगरी में क से लेकर क ख ग घ और उसके बाद ट ठ ड झ त थ द प फ ब भ, ये सब ये क्या है, स्पर्श है। और स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ आते हैं। संघर्ष होता है लेकिन स्पर्श पूरा नहीं होता है, हो होकर हट जाता है। और संघर्षी में स आता है, श आता है, मतलब तीनों ही श आते हैं। जो तीनों ही स की वैरायटी है वो इसमें आती है। पार्श्विक में ल आता है, लुंठित में र आता है, ये सब पूछा जाता है। उच्छिप्त में कौन कौन सा आता है, तो ये अंज्ञा और ढ आता है। इसके अलावा अंतस्थ या अर्ध स्वर वाले य और व है। अनुनासिक में अंज्ञा है, इया है, अड़ न म, ये सब आते हैं। उच्चारण के प्रयत्न के आधार पे तो ये बहुत तेज पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें पहली चीज़ तो अघोष है। अघोष का मतलब प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन इसमें आते हैं। और घोष वाले में प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ तथा पंचम व्यंजन आते हैं। प्रत्येक वर्ग का मतलब यहाँ क वर्ग से है या फिर च वर्ग से है, इस तरह से, ठीक। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा व्यंजन होता है, चौथा होता है और पांचवा होता है, वो क्या है, घोष व्यंजन होता है। अब गिन कर देख लीजिएगा इस नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है। और अघोष में कौन कौन से आते हैं, तो किसी वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन, जैसे क वर्ग है तो उसमें क और ख, ये क्या हो गए, अघोष हो गए, इस तरीके से। अल्प प्राण क्या है, तो अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं जो कि अपने वर्ग में पहले, तीसरे या फिर पंचम होते हैं। महाप्राण वो होते हैं जो कि दूसरे और चौथे होते हैं। ये नंबर गिनकर आपको पहचानना है। पेशीय तनाव के आधार पे कैसे होता है, तो पेशीय तनाव के आधार पे एक तो कठोर होता है, दूसरा शिथिल होता है। ये हमने पीछे देखा था, उसी को थोड़ा सा और विस्तार से यहाँ देखते हैं। तो एक तो अघोष होता है, महाप्राण, मतलब अघोष और महाप्राण जो है ना वो कठोर में आते हैं। कठोर पेशीय तनाव के आधार पे उनका उच्चारण होता है। शिथिल वाले जो है उसमें घोष और अल्प प्राण जो व्यंजन है वो सब आते हैं। अब आइए विसर्ग को देखते हैं। यहाँ विसर्ग की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ आप हेडिंग देख रहे हैं। तो इसका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, ठीक। दो ठे बिंदी लगी रहती है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल संस्कृत में होता है। संस्कृत के जो मूल शब्द हैं जो कि यथावत हिंदी में आ गए हैं, उनमें भी इनका प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी में कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे हमें प्रातः लिखना है तो अब त के आगे आप क्या करेंगे, दो ठे बिंदी लगाएंगे। अंतःकरण लिखना है, त के आगे फिर दो बिंदी। दुख लिखना है तो दू के आगे दो बिंदी लगाएंगे। ये सब क्या है, ये विसर्ग का प्रयोग है। कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु को तो आप पहचानते ही हैं, ये संस्कृत में नहीं है, ठीक है। चंद्र बिंदु जो है वो सिर्फ हिंदी की विशेषता है। ये केवल और केवल हिंदी की अपनी ध्वनि है और मौलिक है। ये गुजराती में भी नहीं पाया जाता है। गुजराती की भी जो वर्णमाला है ना वो हिंदी से बहुत हद तक मैच करती है। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन ये जो है ना, जैसे अब गुजरातियों को अगर चंद्र बिंदु के प्रयोग की नौबत आती है तो वो बिंदी ही लगाएंगे, मतलब अनुस्वार से ही वो चंद्र बिंदु और जो अनुस्वार है दोनों का काम चला लेते हैं। जैसे आप गांधी लिखा हुआ देखिए, महात्मा गांधी जो है, नोट पे उनका चित्र छपा है, उनका नीचे नाम लिखा है ना, तो उसमें आप गांधी देखेंगे तो ऐसे लिखा है, मतलब गांधी गांधी ऐसे बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा न में घुसा के बोल रहे हैं, है ना। और असल में होता क्या है, गांधी होता है। तो गांधी जब होता है तो उसमें आप क्या करिएगा, आप लगाइएगा चंद्रबिंदु कायदे से, वर्तनी के दृष्टिकोण से। लेकिन समस्या ये है कि गांधी जी गुजराती थे, गुजरात की जो वर्णमाला है, गुजराती जो वर्णमाला है उसमें ये है ही नहीं है, तो वो लगाएंगे कहाँ से। तो इसलिए वो इससे काम चलाते थे। तो यथावत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसे वहीं छाप दिया। लेकिन अगर आपको गांधी की वर्तनी सही करनी है तो आपको चंद्रबिंदु का प्रयोग करना पड़ेगा फिलहाल। तो कुल मिलाकर चंद्रबिंदु जो है, इसके उच्चारण के समय नाक, मुंह और हवा, इन दोनों को एक साथ समायोजित किया जाता है। मतलब हवा जो है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और जो इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे गांव है, पाँव है, बांध है, आंगन है, बहुत ज़्यादा हम न का उच्चारण, मतलब नाक वाला जो खिंचाव है ना, उसको नहीं लेते हैं। मतलब नाक अगर आपकी बंद भी कर दी जाए तो आप जो चंद्रबिंदु है उसका काफ़ी हद तक सही उच्चारण कर लेंगे। हालांकि उसकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन नाक की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि अनुस्वार में होती है। अब इसके बाद हलंत है। तो हलंत का मतलब तो आप जानते ही, नीचे ऐसे डैश जैसा लग जाता है। दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है, अक्सर होती है, मतलब दो वर्ण आसानी से आपस में नहीं जुड़ते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हलंत लगा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि संधि करने के बावजूद, और तब क्या दिक्कत हो, जब अंतिम में आपको आधा उच्चारण, ह्रस्व उच्चारण करना है, तो उसके लिए भी आप हलंत लगाते हैं, जैसे पद्मा। ठीक है, अब इसमें आपको अगर ऐसे नहीं लिखते बन रहा है जिस तरीके से यहाँ लिखा है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही पट्ठा है, बुढ़ा है, खाद्य है। अब इन सब में बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे खाद्य लिखना है तो द और य लिख दिया। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन इसको कोई गलत भी नहीं काट सकता।
रेफ तो आप जानते ही हैं, ये ऊपर लगाया जाता है, इसको हम लोग आमतौर पे उड़नतुरा कहते हैं, जैसे कि गर्म, धर्म, कर्ज, वर्ण, ये सब है। और अंत में है चांद, तो ये जो चांद है ये बिंदु रहित होता है और ये अंग्रेजी के शब्दों से आया हुआ है, जैसे कि कॉफ़ी है, टॉफ़ी है, ठीक है, इस तरीके का। नॉलेज है, डॉक्टर है, मतलब ओ का उच्चारण हल्का सा करते हैं। आ के समान नहीं होता है और ओ के समान भी नहीं होता है, मतलब इसमें ओ और आ दोनों का मिक्सचर होता है, कुछ बीच की चीज़ होती है, तो ये कुछ ऐसा होता है, बिना बिंदी का चांद, ठीक। तो ये चीज़ अंग्रेजी के शब्दों के साथ होती है। यहाँ तक हमने जो वर्ण व्यवस्था है और शब्दों का एक समायोजन है उसको देखा है, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।